हेलो गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेटिस्फाई मैथ। और आज हमारा है मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे रिलेशन एंड इट्स टाइप। ठीक, आज का जो टॉपिक रहने वाला है डिफिनीशन ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक, तो इसका डिफिनीशन क्या दे रखा है यहाँ पे। तो कह रहा है लेट ए एंड बी एनी टू सेट देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। That is, R is a relation from A to B if and if only R सबसेट R equal to A क्रॉस B। मतलब कह रहा है कि यदि A क्रॉस B का कोई भी सबसेट होगा तो वह A to B क्या होगा, रिलेट होगा। A to B क्या होगा, रिलेट होगा। ठीक है, जैसे R हो गया, R1 हो गया, जैसे R2 हो गया, R3 हो गया। ठीक, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए A इक्वल टू 1 2 3 दे रखा है, B इक्वल टू ए भी दे रखा है। तो यदि हम R1 ले लें, एक R1 में ले लें सबसेट 1A, फिर 2B, फिर 3A। तो इसका देखिए जो फर्स्ट कंपोनेंट है वह A से आएगा, जो जो सेकेंड कंपोनेंट है वह B से आएगा। ठीक, तो एक यह सबसेट हो गया, एक यह सबसेट हो गया, एक यह सबसेट हो गया। तो इसमें देखिए जितने भी सबसेट हैं इसमें यह A से आ रहा है, यह B से आ रहा है, ये भी A से आ रहा है, ए भी B से आ रहा है, ए भी A से आ रहा है, ए भी B से आ रहा है। ठीक, तो रिलेशन का यह होता है कि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट हैं, ए क्रॉस बी का जितना सबसेट है वो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो R1 है वह ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक, इसी तरह R2 में देखिए, R2 में जो देख रहे हैं जो फर्स्ट है क्या हुआ, ए से आ रहा है। तो ए में तो 1 2 3 है, लेकिन यहाँ ए दे रखा है। इसका मतलब जो R2 है वह ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ए टू बी है उसमें कोरिलेट नहीं हो पा रहा है। ठीक, इसी तरह R3 में देखिए, इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसमें ए से आना चाहिए, जो सेकंड है उसमें बी से आना चाहिए। इसी तरह जब आप चेक करेंगे तो जो R3 है वो भी क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ टर्म होते हैं, जैसे अगर मान लें कि सपोज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज एन ऑर्डर पेयर, इन ए क्रॉस बी। तो ऑर्डर पेयर मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर मतलब होता है एलिमेंट ऑफ आर, मैंने आर के जो एलिमेंट हैं विल बी द फॉर्म ए बी, जहाँ जहाँ ए क्या होगा, ए से आएगा, और जो बी है वो कहाँ से आएगा, बी से आएगा। मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो ए से आएगा, जो सेकेंड टर्म है वह बी से आएगा। इसको ही बोलते हैं क्या हम लोग, ऑर्डर पेयर। आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक, अब आगे आते हैं। इसमें कुछ नोट पॉइंट दे रखा है कि इफ ए बी बिलोंग्स इन आर, जहाँ ए से आ रहा है, जहाँ बी से आ रहा है, देन वी से दैट द एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद द एलिमेंट ऑफ बी बाय द रिलेशन आर। मतलब जो ए का एलिमेंट ए है, जो बी का एलिमेंट बी है, यदि वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो वह क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, ए इज रिलेटेड विथ बी बाय द रिलेशन। ठीक, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो आर है वह कैसे रिलेट कर रहा है, ए विथ बी। ठीक, इसमें एक और नोट पॉइंट दे रखा है, जैसे इसको कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स इन आर इन सम टाइम्स आल्सो रिटेन एज। मैंने कुछ किताबों में ऐसे दे रखा है ए आर बी, कुछ किताबों में ऐसे भी दे रखा है कि ए रिलेटेड विथ बी। ठीक है, तो यह सब बेसिक टर्म्स हैं, आप इन सबको देख सकते हैं। अब आते हैं नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो लेट नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू एम, ठीक, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू एम इंटू एन। ठीक, तब यहाँ से देन नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उनका नंबर ऑफ रिलेशन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 2 नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी यहाँ से क्या हो जाएगा, एम इंटू एन। तो 2 एम इंटू एन। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक,
ये आगे बहुत काम आएगा फार्मूला यह। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट रखा है कि इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब यदि ए खुद ए से रिलेट हो। ठीक, इसका मतलब क्या है, जो आर है सबसेट ए क्रॉस ए, मतलब जो ए है खुद ए है, जो बी है वो भी खुद बी है, मतलब इसमें ए भी ए है और बी भी क्या है, ए है, मतलब खुद का खुद से। देन वी से दैट आर इज रिलेशन ऑन ए, शब्दों पे ध्यान देंगे, आर इज रिलेशन ऑन ए, ए जो है खुद से रिलेट है। ठीक है, ए जो है वह खुद से रिलेट है। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या पॉइंट रखा है कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू एन, यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट को एन ले लें तो फार्मूला से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है, शब्दों पे ध्यान देंगे, रिलेशन ए टू ए। ठीक है, ए टू ए, मतलब ए का रिलेशन खुद से है, ए का रिलेशन खुद से, ए से ए। तो यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट को एन मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2n इंटू एन, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि लेट ए बी ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स दैट satisfy f o g x equal to g of x where f(x) equal to x square और gx equal to 2x, then number of relation on a equal to 2, b equal to 8, c equal to 4, d equal to 16। एक क्वेश्चन दे रखा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन पढ़ा नहीं होगा, चलिए ठीक है, पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। तो एफ ओ जी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, फिर जी यू एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो जी एक्स है इसका क्या दे रखा है, 2 के पावर एक्स, तो यहाँ उसका वैल्यू रखेंगे तो 2 के पावर एक्स, फिर जी इक्वल टू एफ एक्स क्या दे रखा है यहाँ से एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर से देखिए एफ एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो गया, फिर जी एक्स स्क्वायर, माने एक्स स्क्वायर का यदि हम जी एक्स लिख रहे हैं तो इस तरह के रूप में लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर। ठीक, चलिए दिस इम्प्लाइज 2, तो इसको जब आप अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 2x तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि बेस सेम है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, इसको ऐसे कट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा, इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो एक इसका 2 कंपोनेंट आएगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ठीक, x इक्वल टू 2 आएगा, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट रिलेशन ऑन ए इक्वल टू 2 के पावर 2, मतलब यहाँ पे आप लोग अब पढ़े हैं, फार्मूला करना आपको दिमाग में आ रहा हो तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशन ए टू ए, इसका मतलब 2n स्क्वायर। कितने एलिमेंट दे रखे हैं ये के 2, तो यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे 2 के पावर 2। ठीक, मतलब 2 के पावर 4 मतलब 16। ठीक, तो अब यहाँ देखिए 16 किस में आ रहा है, 16 इसमें आ रहा है। ठीक है, ये तो यह सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, तो कह रहा है लेट ए एंड बी एनी टू सेट एंड आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन आर सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, दिस इम्प्लाइज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू। मतलब कह रहा है कि यदि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट, यदि ए और बी 2 सेट हैं, ठीक, और आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन आर सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट हैं यदि वह आर के बराबर हो जाए, ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का जो सबसेट है यदि आर के बराबर हो जाए, ठीक है, तो जो आर है वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। यहाँ लिखा है कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आर क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं,
जैसे ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3, बी इक्वल टू दे रखा है ए बी, ठीक। तो R1 क्या हो गया, R1 में देखिए इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका सेकंड कंपोनेंट, इसका सेकंड कंपोनेंट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, ठीक है। इसमें देखिए क्या, इसमें देखिए जो ए और बी के जो सारे कंपोनेंट इसमें दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। कैसे, देखिए इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, फिर इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, फिर इसका सेकंड, इसका फर्स्ट। इसमें इसमें 3 नहीं है और ए और बी इसमें मतलब टोटल कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यह यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। जैसे R2 भी इसमें भी देखिए नहीं होगा, फिर वैसे ही R3 भी नहीं होगा, R2 भी नहीं होगा। अब R4 में देखिए, R4 में देखिए ए का फर्स्ट कंपोनेंट, बी का फर्स्ट कंपोनेंट, ए का फर्स्ट कंपोनेंट, बी का सेकंड कंपोनेंट, ए का सेकंड कंपोनेंट, बी का फर्स्ट कंपोनेंट, फिर ए का सेकंड कंपोनेंट, फिर बी का सेकंड कंपोनेंट, फिर ए का थर्ड कंपोनेंट, फिर बी का फर्स्ट कंपोनेंट, फिर ए का थर्ड कंपोनेंट और बी का सेकंड कंपोनेंट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सारे इस यहाँ पे मतलब जो R4 है वह कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो A क्रॉस B के जितने सबसेट हैं उसके इक्वल हो रहा है, जो A क्रॉस B के जितने सबसेट हैं उसके इक्वल हो रहा है R4, ठीक। अगर चेक करना हो तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, रिलेशन ऑन रिलेशन A टू B, क्या फॉर्मूला होता है, 2 नंबर ऑफ रिलेशन A क्रॉस B, ठीक। इसका फार्मूला अभी आप पढ़े हैं 2m इंटू n। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 दे रखा है। तो चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट को आप फर्स्ट को m मानते थे, इसको n मानते थे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए क्या इक्वल आ रहा है। तो 2m, m कितना दे रखा है, m3 दे रखा है, फिर 2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है 2, ठीक, सॉरी b दे रखा है 2, क्या कितना हो जाएगा 2 3 4 3 2 6। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं 6, तो यहाँ देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसका मतलब जो R4 है वह क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर दे रहे हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं इम्पटी रिलेशन पे। कह रहा है सिंस फॉर एनी सेट्स A एंड B द इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर इट इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B एंड इट इज कॉल्ड द इम्पटी रिलेशन। मतलब कह रहा है कि कोई सेट A और B यदि वह इम्पटी सेट होगा किसका, A क्रॉस B का, तो वह क्या कहलाएगा, तो यदि A टू B उसमें रिलेशन हो रहा है, ठीक है, तो वह इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि A क्रॉस B का कोई सबसेट है वह इम्पटी सेट है और उसमें A टू बी रिलेट हो रहा है, A टू बी क्या हो रहा है, रिलेशन में है, तो वह क्या कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन कहलाएगा, ठीक। चलिए आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन पे। तो यहाँ दे रखा है कि लेट A एंड B एनी सेट देन द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A इज डिनोटेड बाय आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज IA इज इक्वल टू A टू A कॉमा A सच दैट A बिलोंग्स इन। मतलब क्या है कि यदि A खुद से रिलेशन में हो, ठीक है, यदि A खुद से रिलेशन में हो तो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, ठीक। यदि A खुद से रिलेशन में हो तो वह क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कुछ नोट पॉइंट दे रखे हैं, कह रहा है कि यदि A फाई होगा तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, फाई होगा। इफ यदि A फाई होगा, यदि A फाई होगा तो यदि इसका आइडेंटिटी रिलेशन हम निकालें तो वो भी क्या होगा, फाई होगा। फिर इसी तरह हम दूसरा पॉइंट भी देख सकते हैं, यदि A फाई नहीं है, यदि A फाई नहीं है तो इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन ऑन रिलेटेड एवरी एलिमेंट विथ इटसेल्फ एंड विथ नो अदर एलिमेंट ऑफ ए। मतलब वो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट फाई नहीं है तो वह खुद से रिलेट करेगा, वह खुद से रिलेट करेगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब वह होता है कि यदि A क्रॉस B का आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना हो, सॉरी A क्रॉस B का यदि आइडेंटिटी निकालना हो तो वो जिस उसमें कोई एलिमेंट है वह खुद से रिलेट करेगा, ठीक है।
उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे ए इक्वल टू ए बी सी दे रखा है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमको चेक करना है। ठीक, तो आइडेंटिटी एलिमेंट में वह एलिमेंट जो खुद से रिलेट करेगा। जैसे आप देखिए ए और ए, बी और बी, लेकिन सी का नहीं दे रखा है। यहाँ पे फिर ए का दे रखा है, सी का दे रखा है, बी का नहीं दे रखा है। इसी तरह इसमें बी का दे रखा है, सी का दे रखा है। ठीक, इसका मतलब जो I3 है, जो I1 है, जो I2 है, जो I3 है, वो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो तीनों एलिमेंट हैं, इसका मान लीजिए I1 में A1 का दे रखा है आइडेंटिटी रिलेशन, बी का दे रखा है, लेकिन सी का नहीं दे रखा है, इसलिए वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसी तरह I2 में, इसी तरह I3 में। लेकिन जब I4 में आते हैं तो देखिए ए का खुद से रिलेशन में है, फिर बी खुद से रिलेशन में है, फिर सी खुद से रिलेशन में। इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी या रिलेशन होगा। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट दे रखा है। ठीक, कह रहा है लेट ए आई ए बी द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए का मतलब रिलेशन ए टू ए। ठीक, देन जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि ए बिलोंग्स इन आइडेंटिटी रिलेशन, जहाँ सभी जो सभी ए हैं वो ए में बिलोंग करेंगे। कह रहा है यदि ए और बी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि ए और बी ए में बिलोंग कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक, वो इक्वल क्या होंगे, नहीं होंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल समझते हैं कि यदि ए इक्वल टू ए बी सी दे रखा है, इसका हम यदि आइडेंटिटी रिलेशन निकालें, आइडेंटिटी रिलेशन, तो हो जाएगा ए फिर बी का ऐसे होगा, फिर सी का ऐसे होगा। यदि इसमें यह आ जा रहा है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसी की वजह से क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अगर यह न आए, अगर इसको हम हटा दें और यहाँ तक लें, तब यह आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आई बात समझ में, तब आइडेंटिटी रिलेशन होगा। लेकिन अगर इतने की वजह से यह क्या हो रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो रहा है। ठीक, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहाँ दे रखा है कि ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सबसेट इन आर। आइडेंटिटी रिलेशन किसका सबसेट होगा, आर का। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन आप तो समझ ही रहे हैं, वो आर का सबसेट होगा। आर का सबसेट होगा कब, दिस इंप्लाइज ए का खुद से रिलेशन आर में होगा। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। मतलब ए यदि खुद से रिलेशन में है, यदि वह खुद से रिलेटेड है, तो वह क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक, दैट इज, इसका कहने का मतलब क्या है कि आर इज अ रिफ्लेक्सिव ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विथ इटसेल्फ। मतलब क्या है कि यदि कोई सबसेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा कब, जब वो खुद से रिलेशन में हो। ठीक, जैसे यहाँ देखिए ए से रिलेशन में है, चाहे मान लीजिए बी से रिलेशन में है। ठीक, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, कह रहा है ए इक्वल टू 1 2 3, फिर इसका आइडेंटिटी रिलेशन हो गया 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अब इसका जैसे R1, जैसे कोई रिलेशन लिया R1, फिर R2 कोई रिलेशन लिया, फिर R3। अब चेक कर रहे हैं कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि यदि जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेशन में है, तो वह क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ए है, जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है वो खुद से रिलेशन में है, फिर इसको छोड़ दीजिए, इसमें नहीं है, फिर यह है, फिर 3 यह। इसका मतलब जो ए के तीनों एलिमेंट है वह खुद से रिलेशन में है, वह खुद से, देखिए वह खुद से रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। फिर R2 में आते हैं, हम देखिए जो फर्स्ट है वह खुद से रिलेशन में है, जो 2 है वह भी खुद से रिलेशन में, लेकिन 3 नहीं है, 3 इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका जो थर्ड एलिमेंट है वह खुद से रिलेशन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, जैसे R3 में आते हैं, इसमें देखिए, इसमें भी 1 खुद से रिलेशन में है, 2 खुद से रिलेशन में, फिर 3 खुद से रिलेशन में। इसका मतलब ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में लिखा है कि अ रिलेशन
or on set A is said to be irreflexive relation if identity relation intersection R equal to phi। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो आर में नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन आर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन और यदि आर का इंटरसेक्शन करें तो फाई आना चाहिए। मतलब क्या है कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है, उसमें आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहना चाहिए, ठीक। जैसे एग्जांपल से भी क्लियर होगा आपको। जैसे एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 ले लिए, फिर आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 3 3, ठीक। तो यहाँ चेक करते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा इररिफ्लेक्सिव है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में होता है कि जो एलिमेंट है खुद से रिलेशन में रहता है। और इररिफ्लेक्सिव में क्या होता है? इररिफ्लेक्सिव में होता है कि यदि आइडेंटिटी एलिमेंट और आर का इंटरसेक्शन निकाले तो क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ चेक करते हैं। यहाँ देखिए, या 1 1 यानी खुद से रिलेशन में है, फिर 2 2 खुद से रिलेशन में है। तो यहाँ और 3 का वह खुद से रिलेशन में नहीं है। तो फर्स्ट किया तो खुद रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इररिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब इररिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें खुद वह आइडेंटिटी एलिमेंट 2 दे रखा है, इसका मतलब है इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब समझ आ रहा है? चलिए, जैसे R2 दे रखा है, R2 में देखिए, इसको चेक करते हैं कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा इररिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी वह खुद से रिलेशन में नहीं है, ये भी खुद से रिलेशन में नहीं है, ये भी खुद से रिलेशन में नहीं है, ये भी खुद से रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब है क्या होगा? इररिफ्लेक्सिव होगा, ठीक। जैसे R3 है, R3 में देखिए यह खुद से रिलेशन में है, फिर और कोई नहीं है। इसका मतलब ए भी क्या होगा? ए भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब वह खुद से रिलेशन में है, ठीक। और इररिफ्लेक्सिव होने का वो मतलब वह कि यदि आइडेंटिटी एलिमेंट और आर का इंटरसेक्शन निकालें तो फाई आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं स्टेटमेंट पे, ठीक। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक। तो कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नेवर बी इररिफ्लेक्सिव। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी इररिफ्लेक्सिव नहीं होता है? फिर दूसरा दे रखा है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नेवर बी रिफ्लेक्सिव। मतलब क्या कभी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है दे रखे हैं कि इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से इसका सॉल्यूशन मानते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट। तो यदि हम मान लें ए इक्वल टू फाई ले लें, इसका आइडेंटिटी रिलेशन भी क्या आएगा? फाई ही आएगा, ठीक। तो यहाँ लिखा है द ओनली रिलेशन डिफाइंड ऑन ए इज द इम्पैटी रिलेशन, ठीक। जो ए है उसका इम्पैटी रिलेशन भी इसमें मिल पा रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब इफ आर इज रिलेशन ऑन ए देन आर इक्वल टू फाई। आइडेंटिटी रिलेशन भी मिल रहा है फाई और आर भी क्या मिल रहा है? फाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो आर में क्या कर रहा है? जो आइडेंटिटी रिलेशन है आर का क्या है? सबसेट है। इसका मतलब जो आर है वह रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक। तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन और यदि आर दोनों फाई मिल रहा है तो जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? फाई आएगा। इसका मतलब यह इररिफ्लेक्सिव भी है, ठीक। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे यह हो जाएगा बोथ आर नॉट ट्रू, ठीक। बोथ आर नॉट ट्रू मतलब ये भी सही नहीं है। मतलब यदि कह रहा है कि ये मतलब यह जो दोनों है ये क्या है? गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी इररिफ्लेक्सिव नहीं होता है, कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। या जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। और यह कह रहा है कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नेवर बी रिफ्लेक्सिव, मन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम इम्पटी सेट ले रहे हैं, यदि हम कोई इम्पटी सेट ले रहे हैं, इम्पटी रिलेशन ले रहे हैं, तो हमको यह देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इससे क्या हम किस डिसीजन पे आते हैं कि यदि हम नॉन इम्पटी लें, यदि हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यदि हम नॉन इम्पटी लें, नॉन इम्पटी, तब स्टेटमेंट क्या दे रखा है? फर्स्ट दे रखा है ए नॉन इम्पटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नेवर बी इररिफ्लेक्सिव। यदि हम नॉन इम्पटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन लेंगे तो वह कभी भी इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक।
और दूसरा दे रखा है कि यदि हम नॉन एम्प्टी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन लेंगे तो वह कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, फिर आता है सिमेट्रिक रिलेशन। यहां दे रखा है रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इफ वेन एवर ए कामा बी बिलोंग्स इन आर वी मस्ट हैव बी कामा ए बिलोंग्स इन आर। मतलब क्या कह रहा है? कह रहे सिमेट्रिक रिलेशन वो सिमेट्रिक रिलेशन उसे कहेंगे कोई सेट ए है, कह रहा है रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब कह रहा है कि यदि ए से बी में रिलेशन ऐसे हो, यदि आर में वो बिलोंग कर रहा है, तब बी और ए भी किसमें बिलोंग करने चाहिए? आर में बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि लेट आर इज रिलेशन डिफाइंड ऑन इंटीजर एज ए आर बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी इज इवन, देन फर्स्ट दिया है कि आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। फिर सेकंड दे रखा है कि आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर थर्ड दे रखा है आर इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव। फिर फोर्थ दे रखा है आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे? इसमें हम लोग क्या चेक करना है? हमको चेक करना है कि इसमें पहले रिफ्लेक्सिव निकालें फिर सिमेट्रिक निकालें। ठीक, उसके बाद इस ऑप्शन को क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे। ठीक, क्या देख हमको क्या पहले हम चेक करें? पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करें, तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं पहले चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में होता है कि जो एलिमेंट है वह खुद से रिलेट करता है। रिफ्लेक्सिव में जो एलिमेंट है वह खुद से रिलेशन में रहता है। ठीक है, तो आर विल बी रिफ्लेक्सिव यदि आर रिफ्लेक्सिव है इफ, कब? यदि वह ए कामा ए मतलब वह खुद से रिलेशन में होगा। ठीक है, और जो ए है इंटीजर होगा। इफ, तब यदि ए स्क्वायर प्लस ए इज इवन, यहाँ से क्वेश्चन में दे रहा है, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी इज इवन। चूंकि यह रिफ्लेक्सिव हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ बी की जगह पे क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि वह खुद से रिलेशन में है। ठीक, अब चेक करते हैं क्या इवन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर चूंकि जो ए है, इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में या तो इवन होता है या तो ऑड होता है। ठीक, या तो इवन होता है या तो ऑड होता है। तो चूंकि चूंकि हम मान लें कि ए इवन है तो क्या होगा? यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए, तो इसको ऐसे लिख दिए। चूंकि हम ए को इवन मान रहे हैं तो ए प्लस वन क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है, और इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है। जैसे मान लीजिए 2 इवन है 3 ऑड है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इवन ही आएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ जैसे अगर माने हैं कि ए ऑड है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ए प्लस वन क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ए प्लस वन क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस वन। ठीक, चूंकि हम ए प्लस वन को क्या माने हैं? ए को ऑड माने हैं। हाँ देखिए यहाँ सही कर लीजिएगा, इसको ऑड लिखिए, इसको यह होगा ऑड। ठीक, और यह होगा इवन। ठीक, तो जब ऑड और इवन का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? इवन ही आएगा। ठीक, जैसे वही यहाँ से देख सकते हैं 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, यह हो गया ऑड, यह हो गया इवन, और मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इवन ले रहे हैं तो भी इवन आ रहा है, और ऑड ले रहे हैं तो भी क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो जो हम लिए हैं क्या लिए हैं इधर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिए हैं ए टू ए, मतलब जो ए है खुद से यदि रिलेशन में है तो वह क्या शो कर रहा है? वह शो कर रहा है कि वह क्या है? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, क्योंकि ये देखिए खुद से रिलेशन में है। क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन कर रहा था कि यदि ए बी से रिलेशन में है तो ए स्क्वायर बी इज इवन। चूंकि हम माने हैं कि वो, चूंकि हम ले रहे हैं यहाँ पे कि यदि वह रिफ्लेक्सिव होगा तो खुद से रिलेशन में होगा, तब यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वह क्या होगा? वह रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, आई बात समझ में? अब क्या चेक करते हैं? अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक, सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक, अब आगे यहाँ चेक करते हैं।
तो चूंकि मान लिया कि जो ए बी है वो आर में बिलोंग कर रहा है, तो हम ट्राई टू प्रूव, हम मतलब प्रयास करते हैं कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। यदि ए और बी इसमें बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि ए और बी रिलेशन में है और इसमें बिलोंग कर रहा है तो बी और ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए और इसी में बिलोंग करना चाहिए, आर में। ठीक, कब, यदि बी स्क्वायर प्लस ए इज इवन, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में आपका दे रखा है, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ दे रखा है कि यदि ए बी में यदि ए बी से रिलेशन में है तो ए स्क्वायर बी इज इवन। क्योंकि सिमेट्रिक हमको दिखाना है, सिमेट्रिक में होता है कि यदि ए बी से रिलेशन में है तो जो बी है, जैसे सिमेट्रिक का क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है कि यदि ए बी से रिलेशन में है और यदि आर में है तो देन बी भी ए से रिलेशन में होगा और वह भी किस में होगा, आर में होगा। ठीक, तो मैं देखिए ए और बी चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है तो हमको क्या दिखाना है, बी और ए रिलेशन में होगा, और कब, यदि बी स्क्वायर प्लस ए इज इवन, यदि हम यह दिखा दें तो क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वह सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए चूंकि क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए इज इवन होता है, तो इवन होने का यहाँ दो केस बन रहा है। फर्स्ट कि या तो दोनों इवन होगा या तो दोनों ऑड होगा। तो केस फर्स्ट हम ले रहे हैं कि ए स्क्वायर और बी यदि दोनों इवन है तब दोनों को ऐड करने पे इवन आएगा, या यदि दोनों ऑड होगा तब दोनों को ऐड करने में क्या आएगा, इवन आएगा। आई बात समझ में। ठीक, तो यहाँ देखिए फर्स्ट केस ले रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी मान ले रहे हैं दोनों इवन है, तब कब, जब ए और बी इवन होता है। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको जब हम ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए इज इवन। इसी तरह इसको सॉल्व किए हैं कि जब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी दोनों ऑड होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए और बी वो भी दोनों ऑड होगा। फिर इसी तरह जब इसको सॉल्व किए हैं तो यह आ गया है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह देख रहे हैं कि हम इवन ले रहे हैं, यदि हम दोनों इवन ले रहे हैं तो भी इवन आ रहा है, यदि हम दोनों ऑड ले रहे हैं तो भी इवन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो बी कामा ए है वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो जब बी कामा ए इसमें बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ए कामा बी तो इसमें पहले से बिलोंग कर रहा था। ठीक, तो जब ए बी से रिलेशन में है और बी ए से रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होगा, आर हमारा क्या होगा, सिमेट्री होगा। ठीक, तो यही होता है सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कि जैसे मान लीजिए ए ऑड है तो आप कैसे ए स्क्वायर को ऑड कैसे बोल दिए हैं, जैसे ए इवन है तो इसको ए स्क्वायर को इवन कैसे बोल दिए हैं। तो यहाँ पे सॉल्व जैसे मान लेते हैं कि ए इक्वल टू 2m+1 यदि हम लेके सॉल्व करें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को कॉमन कर लिए, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर फिर भी ऑड आ रहा है, +1 आ रहा है तो ऑड आ रहा है। इसी तरह यदि हम ए को इवन मान लिए तो ए बराबर हो गया 2m। ठीक, तो m बिलोंग्स इन इंटीजर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर आएगा जो कि इवन है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल दे रखा है ए इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, कुछ सिमेट्रिक रिलेशन के एग्जाम्पल हैं, सिमेट्रिक रिलेशन के एग्जाम्पल हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यदि ए का रिलेशन बी में है और यदि आर में है तब बी का रिलेशन भी किस में होना चाहिए, ए में। ठीक है, तब वह क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। मतलब क्या है कि पहले यह होना चाहिए, पहले यह कंडीशन फॉलो करना चाहिए तब यह कंडीशन फॉलो करनी। जैसे मान लीजिए जो R1 हम ले रहे हैं इसमें देखिए इसमें 1 2 है। ठीक, जैसे यह ए हो गया या बी हो गया, फिर यह बी हो गया या ए हो गया, तो ए का रिलेशन बी में है और बी का रिलेशन ए में है, इसका मतलब यह सिमेट्रिक है। ठीक, ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो R1 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, जैसे इसमें देखिए यह ए हो गया, यह बी हो गया। ठीक है, यह ए या बी, ए का रिलेशन बी में है, बी का रिलेशन ए में है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब देखिए ए हो गया, बी हो गया, ए बी से रिलेशन में है लेकिन बी ए से रिलेशन में नहीं है। ठीक है, और यहाँ होना चाहिए बी ए। मतलब क्या है कि यदि ए बी से रिलेशन में है, चूंकि बी ए से रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। आई बात समझ में। जैसे R3 ले लीजिए, R3 में देखिए
जैसे 1 2 से रिलेशन में है तो 2 1 से रिलेशन में है, जैसे 2 3 से रिलेशन में है, 3 2 से रिलेशन में है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एसिमेट्रिक रिलेशन होता है कि रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एसिमेट्रिक रिलेशन इफ व्हेन एवर ए रिलेशन टू बी बिलोंग्स इन आर वी मस्ट हैव बी रिलेशन टू ए डज नॉट बिलोंग्स इन आर। मतलब क्या है, मतलब यह है कि ए बी से रिलेशन में, ए बी से रिलेशन में है और यदि आर में बिलोंग कर रहा है तब बी ए से रिलेशन होगा हो लेकिन वह आर में बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, यदि पहले यह कंडीशन फॉलो करना चाहिए और तब यह कंडीशन, यदि यह कंडीशन है उसके बाद यह कंडीशन है तब वह क्या होगा, एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। आ रही बात समझ में। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि यदि ए बी से रिलेशन में, यदि आर में बिलोंग कर रहा है तब बी ए से रिलेशन में बिलोंग आर में नहीं करना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, देखिए जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 दे रखा है, जैसे R1 को ले रहा है रिलेशन, जिसमें देखिए 1 2 है, फिर 3 2 है, फिर 2 1 है, फिर 2 3 है, फिर 3 3 है। यहाँ देखिए 1 2 यहाँ ए और बी दे रखा है, तो इसका देखिए यहाँ पे बी और ए हो जा रहा है, मतलब यह सिमेट्रिक रिलेशन हो जा रहा है। इसका मतलब ए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। फिर R2 में आते हैं। R2 में देखिए 1 2 दे रखा है, 3 3 दे रखा है, 3 2 दे रखा है, 1 3 दे रखा है। तो क्या होता है, एसिमेट्रिक रिलेशन का मतलब वो होता है कि यदि ए बी से रिलेशन में है और यदि यदि वह आर में है, यदि वह आर में है तब देन बी ए से रिलेशन में होगा लेकिन वह आर में नहीं होगा। तो यहाँ देखिए इसका तो नहीं है, यह ए बी है, इसका बी ए नहीं दे रखा है, इसका यह बी, इसका बी ए नहीं दे रखा है, यह ए बी, इसका बी ए नहीं दे रखा है। लेकिन यहाँ देखिए ए और यह बी, यह ए इक्वल टू बी है, माने ए बी से रिलेशन में और बी ए से रिलेशन में है। ठीक है, ए बी से रिलेशन में और बी ए से रिलेशन में, इसका मतलब आइडेंटी रिलेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी ए सिमेट्री रिलेशन नहीं होगा। फिर R3 में आते हैं। R3 में देखिए यह हो गया 1 3 या 1 2, यहाँ देखिए ए है, इसको हम बी मान लें, फिर यह क्या हो जाएगा बी और ए। मतलब क्या है, ये ए बी से रिलेशन में है, बी ए से रिलेशन में है, इसका मतलब यह सिमेट्रिक रिलेशन हो जा रहा है। जब सिमेट्रिक रिलेशन हो जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा, यह एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसे R4 अगर ले लें कोई दूसरा, या 1 3 कर लीजिए। ठीक, तो हो गया 1 3 1 2 और 2 3, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो, क्योंकि यहाँ देखिए ए बी दे रखा है, ए बी दे रखा है लेकिन बी से ए में रिलेशन यहाँ नहीं है। जब यहाँ नहीं होगा तो यह क्या होगा, एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एक नोट पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक नोट पॉइंट है, इफ आर इज असिमेट्री, आर इज असिमेट्री, आर नॉट इक्वल टू 5 देन आर इज नेसेसरली इररिफ्लेक्सिव। जैसे एक नोट पॉइंट है, हम चेक कर रहे हैं कि यदि आर एसिमेट्री होगा तो क्या वह जरूरी है कि वह इररिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, एक नोट पॉइंट, इसको हम चेक कर रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो मान लें, कंट्राडिक्शन मान रहे हैं, मान लें इफ आर इज नॉट इररिफ्लेक्सिव, मान लें यदि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तब इररिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इररिफ्लेक्सिव में होता है कि इररिफ्लेक्सिव में क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन इंटरसेक्शन आर इक्वल टू 5। यदि हम मान लें कि वह इररिफ्लेक्सिव नहीं है, इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी उसमें वह आइडेंटिटी रिलेशन इंटरसेक्शन आर नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब जो एक्स का रिलेशन एक्स में है, यदि वो आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब लेट ए इक्वल टू एक्स मान लें और बी इक्वल टू भी एक्स मान लें। ठीक है, तब ए कामा बी इक्वल टू एक्स कामा एक्स बिलोंग्स इन आर। ठीक है, इसका मतलब जब दोनों इक्वल हैं तो ए कामा बी भी होगा और बी कामा ए भी होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आर इज नॉट एसिमेट्री, वी हैव अ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब यह कहेंगे कि जो आर है वो एसिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि हमको कंट्राडिक्शन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आर इररिफ्लेक्सिव, इसका मतलब है कि आर जो क्या होगा, आर क्या होगा, इररिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर नॉन इम्पटी असिमेट्री रिलेशन हैज टू बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है,
मतलब नॉन इम्पिटी असिमेट्री रिलेशन हैज टू बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए, इसका मतलब कि जैसे अगर एसिमेट्री होगा तो वह क्या हो सकता है, इररिफ्लेक्सिव हो सकता है। ठीक है, नहीं समझ पा रहे, जैसे कहने का मतलब कि यदि नॉन इम्पिटी एसिमेट्री रिलेशन होगा तो वह रिफ्लेक्सिव हो सकता है, और यदि एसिमेट्री होगा तो भी वह इररिफ्लेक्सिव हो सकता है। मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और इररिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब आता है एंटी सिमेट्री रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्री रिलेशन इफ वेन एवर ए बी बिलोंग्स इन आर एंड बी ए बिलोंग्स इन आर। कब, यदि मान लीजिए कि ए बी से रिलेशन में है यदि आर में बिलोंग कर रहा है, और बी ए से रिलेशन में यदि आर में बिलोंग कर रहा है, तब जो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब यदि यह दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तब यह तीसरा कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब यदि ए बी से रिलेशन में है और बी ए से रिलेशन में है, तब यह दोनों क्या होना चाहिए, तब इक्वल होना चाहिए। तब अगर यह तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तो वह क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्री रिलेशन। ठीक, जैसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू हम 1 2 3 ले रहे हैं, विच इज द फॉलोइंग इज एंटी सिमेट्री। क्या ये एंटी सिमेट्री है, चेक करते हैं। तो एंटी सिमेट्री में क्या होता है, ये एंटी सिमेट्री लिख दे रहे हैं कि यदि ए बी से रिलेशन में है और बी ए से रिलेशन में है, देन ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी, तब यह क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्री। तो यहाँ देखिए R1 ले रहे हैं, यहाँ देखिए 1 2 है, 1 2 है, ठीक, यहाँ 1 3 है, फिर 3 2 है। अब यहाँ देखिए यह हो गया ए, यह हो गया बी। यह देखिए ए बी से रिलेशन में है, बी ए से रिलेशन में है, और दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ देखिए दोनों क्या है, इक्वल है। तो यह क्या होगा, जब इक्वल है तो एंटी सिमेट्री होगा, क्योंकि यह उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर R2 में आते हैं, यहाँ देखिए 1 2 दे रखा है, फिर 2 1 दे रखा है, फिर 1 3 दे रखा है, फिर 2 2 दे रखा है, फिर 3 2 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ देखिए देखिए यहाँ पे 1 2 है, फिर यहाँ 2 1 है। मतलब क्या है, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो यह हो गया फिर यह हो गया बी और ए। मतलब तो यहाँ देखिए ए बी से रिलेशन में है, बी ए से रिलेशन में है, बट दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो R2 क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, इसी तरह R3 में देखिए, R3 में देखिए यहाँ पे ए और बी, ठीक है, ए और बी, ए बी से रिलेशन में और बी ए से रिलेशन में है, और दोनों क्या है, इक्वल है। जब दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, एंटी सिमेट्री होगा, क्योंकि ये इसका कंडीशन होता है। ठीक, अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ व्हेन एवर ए रिलेशन बी बिलोंग्स इन आर एंड बी रिलेशन सी बिलोंग्स इन आर, देन ए रिलेशन सी बिलोंग्स इन आर। मतलब क्या है कि यदि ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो जो ए होगा वह सी का दोस्त होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए सी का दोस्त होगा। ठीक है, आई बात समझ में। जिसे कह रहा है कि यदि यह इसका दोस्त है और यह इसका दोस्त है, तो यह किसका दोस्त होगा, इसका दोस्त होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिए कि कंसीडर द रिलेशन ऑन अ इंटीजर डिफाइंड एज द ए बी बिलोंग्स इन आर इफ एंड इफ ओनली ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो क्या माने हैं, यदि ए बी से रिलेशन में है और बी सी से रिलेशन में है, ये दोनों आर में बिलोंग करते हैं, तब हम क्या दिखा दें, यदि हम दिखा दें ए माइनस सी इज इवन, ए माइनस सी इवन, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो ए माइनस बी इज इवन, चूंकि यह दे रखा है, तब जब ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस सी भी इवन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए जब ए बी से रिलेशन में है, बी सी से रिलेशन में है, और ए माइनस बी इवन है, तो बी माइनस सी भी इवन होगा। ठीक, तो जब कोई दो इवन को जोड़ते हैं
तो इवन ही आएगा। तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते हैं तो यह हो गया माइनस बी और यह हो गया प्लस बी, तो दोनों कट हो जाएगा। तो कितना आएगा, ए माइनस सी, ए भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक, तो जब इवन आएगा तो ए माइनस सी इज इवन, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, कह रहा है ए माइनस बी बिलोंग्स इन आर इफ एंड इफ ओनली ए माइनस बी इज इवन। जब ए माइनस बी इवन होगा तो वो ए माइनस जो तो ए बी से ए बी से रिलेशन में होगा और वो आर में बिलोंग करेगा। तो जब कह रहा है इफ एंड इफ ओनली का मतलब होता है कि अगर यह कंडीशन फॉलो करेगा तो यह होना चाहिए, अगर यह फॉलो करेगा तो फिर यह होना चाहिए। क्योंकि हमको यहाँ पे मिल रहा है ए माइनस सी इज इवन, तो इसका मतलब ए सी से रिलेशन में होगा, ए सी से रिलेशन में होगा। तो यहाँ लिख दिए ए सी से रिलेशन में होगा। ठीक है, और वह भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आर हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। आर हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, वही यहाँ पे कहे थे कि यहाँ चेक करना है कि ए कामा सी बिलोंग्स इन आर, तो क्या ए कामा सी इवन होगा, वही चेक करना है, वही वही बताया गया है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फंक्शन। क्या कवर करेंगे, फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए इस सेशन को यही समाप्त करते हैं।